हेलो फ्रेंड, आज हम फिर जो है आपको वीडियो पार्ट 2 लेकर के आए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के भौतिकी के पहले अध्याय प्रकाश के परावर्तन के वीडियो पार्ट नंबर 1 हम जो है आपको दिखा दिए थे। और वीडियो पार्ट नंबर 2 जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, उसमें हम वीडियो पार्ट 1 में जो है 60 ऑब्जेक्टिव को कवर किए थे। इसमें हम उनसे आगे 61 से 120 के आसपास ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो पार्ट में कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कहता है कांच के स्लेब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होती है? तो एक दूसरे के असमांतर होती है, एक ही सरल रेखा में होती है, समांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है? समांतर होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? समांतर आपका सही हो जाएगा। देखिए, कहता है क्रांतिक कोण सघन माध्यम में जब आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण क्या होगा? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री। तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण की आकाश में, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ही आकाश में चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय जो है अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परावर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा क्या होती है? हमेशा बदलती है, जिससे आंखों को तारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए, चमकते हुए, धुंधला होते हुए, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा दिखता है? टिमटिमाते हुए। ऑप्शन नंबर ए टिमटिमाते हुए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कहता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। वास्तविक स्थिति का, आभासी स्थिति का, किसी स्थिति का नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आभासी स्थिति का। ऑप्शन नंबर बी आपका आभासी स्थिति सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? यानी जब सूर्य उगता है और अस्त होता है, डूबता है, तब जो है वो चपटी प्रतीत होती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय कंपन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो चपटी प्रतीत होती है। आगे देखिए, कहता है आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या चीज को बताता है? वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब
उल्टा को। सब्जेक्टिव में भी आप पढ़े होंगे, वहां पे देख लीजिएगा, आपको हम सब कुछ बता दिए हैं। कहता है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा। 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, इनमें से सभी। तो 50 सेमी का जो है फोकस दूरी का उत्तल लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए 50 सेमी का फोकस दूरी वाला लेंस। कहता है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, इनमें सभी। तो समतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण में सही हो जाएगा। कहता है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में। ए बी दोनों सही है, तो ए बी दोनों सही है, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब यानी समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा, ठीक। F1 पर, F2 पर, 2F1 पर, 3/2F1 पर। तो कितना पे रखना होगा, 2F1 पे रखना होगा, 2F1 पे रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए। कहता है हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अधिक दूर बनता है, कम दूर बनता है, समान दूरी पे दिखता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, अधिक दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अधिक दूरी सही हो जाएगा। आगे देखिए। कहता है उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका काल्पनिक और सीधा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75। कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। लेंस की क्षमता होगी, एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता होगी प्लस 5 डायप्टर। कितना होगा, प्लस 5 डायप्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्लस 5 डायप्टर। कहता है किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है, विचलन हो जाता है, विचलन होता भी है और नहीं भी होता है। अभी सभी
कथन असत्य है। तो क्या होता है? तो इसका आंसर जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे देखिए, कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी जो है प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक, मिट्टी का जो है लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आगे देखिए, कहता है जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल होकर जाता है, क्या होता है? जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो जाता है, क्या होता है? समतलोत्तल लेंस होता है। क्या होता है? समतलोत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, समतलोत्तल लेंस। आगे देखिए, कहता है अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो कैसा बनाता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आभासी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है दो डायप्टर, डी का मतलब होता है डायप्टर, दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है +50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो कितना है? +50 सेंटीमीटर। कितना है? +50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, +50 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है। उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है फोकसांतर से कम दूरी पर। फोकसांतर से कम दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी, फोकसांतर से कम दूरी सही हो जाएगा। कहता है जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर आता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फोकस पे। कहता है मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर ए। कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आगे कहता है समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म कम करेगा। समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म कम करेगा। किसका? कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। कांच की आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। आगे कहता है आपको किसी बिंब का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? किसी बिंब का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो लेंस के मुख्य फोकस पर। लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो
बिंब जो है उत्तल लेंस के अनंत पर प्रतिबिंब तब प्राप्त होगा। ठीक है, मुख्य लेंस के मुख्य फोकस पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका लेंस के मुख्य फोकस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल की, उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी धनात्मक होता है और उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है V, U और F के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है। कहता है V, U और F के विशिष्ट मान के लिए लेंस का सूत्र होता है। क्या होता है? 1/V माइनस 1/U बराबर हो जाता है 1/F। तो ये जहां होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी नंबर में देखिए 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता आपको अवतल लेंस के प्रकरण में, अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन m सदा होता है। क्या होता है? अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन m सदा होता है, धनात्मक होता है। m क्या होता है? सदा धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक सही हो जाएगा। कहता है उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन m है। क्या होता है? आवर्धन m ऋणात्मक होता है। जब उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन m का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक। आगे देखिए, कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता, वो क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। ठीक है, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता, वो मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मात्रक विहीन। कहता है किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन m जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो क्या होता है? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका धनात्मक सही हो जाएगा। उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन m जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो क्या होता है? धनात्मक होता है। आगे देखिए, कहता है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, f1 और f2। ठीक है, f1 और क्या होती है? f2 होती है। ठीक, f1 और f2 होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कहता है एक अवतल लेंस से 10 सेमी दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसकी फोकस दूरी हो सकती है, कितनी होगी? 15 सेमी, 20 सेमी, 12 सेमी, सभी। तो ये जितना है सब आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा। कहता है
कोई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है। कोई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है। क्या होती है? सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में, सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता पी होती है। किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता पी होती है, 1/f के बराबर होती है। क्या होती है? 1/f के बराबर होती है। p बराबर 1/f हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है डायफ्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। डायफ्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, 1 मीटर। देखिए, कहता है द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस कहा जाता है। द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अपसारी लेंस सही हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस। तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। आगे देखिए, कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक लेंस की क्षमता 5 डायफ्टर है। एक लेंस की क्षमता 5 डायफ्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। एक लेंस की क्षमता 5 डायफ्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। इसका फोकस दूरी कितना होगा? -20 सेंटीमीटर होगा। इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में प्रकाशिक माध्यम कौन है? प्रकाशिक माध्यम निम्न में कौन है? लकड़ी, शीशा, लोहा, तांबा। तो आपको पता होगा कि प्रकाशिक माध्यम जिससे प्रकाश इस पार से उस पार जाता है वो होता है। तो शीशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका प्रकाशिक माध्यम शीशा। कहता है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका अधिक सही हो जाएगा। विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल सघन माध्यम में अधिक होती है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव अभिलंब की ओर हो जाता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, तो अतः इसका झुकाव किधर हो जाता है? अभिलंब की ओर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अभिलंब की ओर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता आपको जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है? किरण अभिलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन सही हो जाएगा। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना अपवर्तन कहलाता है। कहता है पानी में प्रकाश का वेग, पानी में प्रकाश का वेग सेमी कांच में प्रकाश आवेग Cg होता है। क्या होता है? Cw बड़ा होता है Cg से। Cw बड़ा होता है Cg से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आपको 20 सेमी के फोकस दूरी वाले 20 सेमी के फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है। डी का मान होगा, डी का मान कितना होगा? 20 सेमी ही रहेगा। ठीक है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कांच की तिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरणें में पैदा होता है। कांच की तिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरणें में पैदा होता है पार्श्व विस्थापन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? पार्श्व विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पार्श्व विस्थापन सही हो जाएगा। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश में पैदा होता है पार्श्व विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अगर वायु में प्रकाश का वेग c है, अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी nm का मान क्या होता है? तो nm बराबर आपको सूत्र बताए हैं c बाय क्या होता है? v होता है। क्या होता है? c बाय v होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका c बाय v सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज कैसा होता है आपको सब्जेक्टिव में हम बताए थे। तेल लगा कागज जो होता है उससे किसी वस्तु को देखने पे वो धुंधला दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं? पारभासक वस्तु कहा जाता है। तो पारभासक आपका पारभासी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पारभासी। कहता है मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण होता है पहले अपवर्तनांक और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण होता है। पानी से भरी बाल्टी जो है आपको गहराई कम उसका दिखता है, किस कारण के वजह से? तो अपवर्तनांक के कारण जो है दिखता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक सही हो जाएगा। कहता है क्रांतिक कौन है? क्रांतिक कौन है? सघन माध्यम में अपवर्तनांक कौन? विरल माध्यम में अपवर्तनांक कौन? सघन माध्यम में अपवर्तनांक कौन? विरल माध्यम में अपवर्तनांक कौन? तो क्रांतिक कौन होता है? सघन माध्यम में अपवर्तनांक कौन? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सघन माध्यम में अपवर्तनांक कौन सही हो जाएगा। कहता है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, किस कारण से? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जो है पानी में डाली हुई छड़ी कैसी दिखती है? टेढ़ी दिखती है अपवर्तन के कारण। कहता है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है, कण माना गया है, तो दोनों में से
कुछ नहीं माना गया है, नहीं तो तरंग माना गया है, नहीं कण माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाते हैं। तो आपको बताए थे कि अवतल दर्पण के उपयोग में, आपको बताए थे कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। कहता है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ये भी आपको बताए थे अवतल दर्पण के उपयोग में। तो रोगियों के कान, नाक, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण आपका सही हो जाएगा। कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण यानी निकलने वाली और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। तो ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण आपका सही हो जाएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश यानी किसी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर का जो फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है वो छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस बहुत ही अच्छा होता है। कहता है आपको कोण आई बराबर कोण आर नहीं लागू होता है। कोण आई बराबर कोण आर लागू नहीं होता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, किसी में भी नहीं। तो ये जो है आई बराबर आर किसी में भी लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये एकांतर कोण और इसमें जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है कोण आई बराबर कोण आर, जिसको साइन आई बराबर साइन आर भी बोला जाता है। कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जब आप सिनेमा देखने गए होंगे तो वहां देखे होंगे वो जो फिल्म चलता है पर्दा पे, तो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? वो जो होता है आपको वास्तविक प्रतिबिंब होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रतिबिंब सही हो जाएगा। देखिए कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आपको पढ़ाए थे m बराबर क्या होता है? h1 बटे h होता है। h1 होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h होता है वस्तु की ऊंचाई। तो इसको क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आवर्धन सही हो जाएगा। नेक्स्ट तेजी देखिए कहता है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो क्या होता है? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो क्या होगा? आई बराबर आर होता है। आई बराबर क्या होता है? आर होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आई बराबर आर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज
कैसा होता है? तो समांतर प्रकाश पुंज होता है। कैसा होता है? समांतर प्रकाश पुंज होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर होता है। ऑप्शन नंबर सी समांतर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता आपको मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक n21 का मान होगा। अपवर्तनांक n21 का मान होगा v1/v2। v1/v2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n21 का मान v1/v2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? घट जाता है। कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? घटता है। कहता है एल्कोहल का अपवर्तनांक, एल्कोहल जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36 होता है। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 1.36 सही हो जाएगा। तो आज हम जो है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो पार्ट नंबर 2 में ख़त्म कर दिए हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी साथी लोग चैनल में नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। इसके सब्जेक्टिव को भी हम उधर डील करवाते हैं, ठीक, उधर बताते हैं, और इधर ऑब्जेक्टिव का भी आपका वीडियो रहता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।